तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, की हालचाल मजा में। हमने अपने इस चैनल के लिए नया लोगो बना लिया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नया लोगो कैसा लगा। अपने द पैट्रियट ऑफिशियल एंड ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन पे स्ट्राइक आ रखी है, इस वजह से उन दोनों चैनल्स पर डेली वीडियोस नहीं आ रही हैं, इसीलिए मैं अपने अब इस चैनल पर डेली वीडियोस डाल रहा हूँ। बाकी आप सबका प्यार तो है ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए बिना किसी विलम्ब के हम प्रारंभ करते हैं अपने आज के चलचित्र। आज की वीडियो में राजीव दीक्षित जी और विवेक ओबराय की वीडियो को मिस मत करना। आप देख लो, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताता हूं आपको, ये आपने नहीं सुनी होगी बात, कि ईसाई धर्म पूरे देश में है लेकिन हरियाणा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका कारण बताता हूं मैं, सही कारण है बिल्कुल। वहां भी आए थे मिशनरी वाले, तो उन्होंने भाषण दिया बहुत आधे घंटे तक। तो एक चौधरी खड़ा हो गया, बोले जी मना तो यो बता दो जीसस कौन था। बोले जी ये ईश्वर का पुत्र है। बोले भाई ये हरियाणा है, यहां जब तक बाप जीवे बेटे को कोई नहीं पूछता। भाई वाह 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 वाह। जिस दिन ईश्वर मर जाएगा उस दिन बात करेंगे भाई, डरता है। जिस दिन ईश्वर नहीं रहेगा तब बात करेंगे, अभी तो ईश्वर अभी से देख आराम से देख। क्या आप जानते हैं, नेवी ये शब्द हमारे संस्कृत के शब्द नौ से उत्पन्न हुआ है और नवगति से बना नेविगेशन। डिड यू नो दैट? यानी कि सोचिए, जब भारत की नौसेना प्रबल थी तब कई देशों के पास नौसेना तो क्या उसके लिए शब्द तक नहीं था। है ना गर्व की बात? लेकिन हम भारतीयों की एक बहुत बुरी आदत है, हम खुद ही अपना मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो अपने कल्चर का हो, अपनी काबिलियत का, या फिर अपनी सेना का। ये 200 साल की गुलामी हमारी मानसिकता में आज भी बीमारी बनकर बैठी है। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले जब इंडियन नेवी क्वाड कंट्रीज के साथ मलाबार नेवल एक्सरसाइजेस कर रही थी, टीवी पर हमारी नौसेना का बल प्रदर्शन चल रहा था। तभी मैंने अपनी कॉलोनी के कुछ यंगस्टर्स को बात करते हुए सुना। एक ने कहा, क्या फायदा ब्रो, चाइना की नेवी के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। साइज देखा है उनकी फोर्स का, एक ही दिन में खत्म कर देंगे हमें। ये बात सीधा मेरे दिल पर लगी। तो मैंने उसे कहा कि चैंपियन, साइज तो मुगलों की फौज का भी था, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने एक एक को नानी याद दिला दी। हम भारतीयों के अंदर जब देशभक्ति का जुनून जागता है ना, तो फिर चीनी चाय जितनी हो चाय में घोलकर पी जाते हैं कड़क। हमारे यूथ को मेरा एक ही मैसेज है, बी प्राउड ऑफ आवर माइटी इंडियन फोर्सेस। क्योंकि सैलरी तो यार सभी कमा लेते हैं, लेकिन एक फौजी की असली कमाई है आपकी इज्जत, और देश की इज्जत ही उनकी हिम्मत है। काश इन नेताओं के लिए भी कोई परीक्षा होती। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying I have Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. नीत नहीं। हाँ। इसके बाद और ये कहना बंद कर दीजिए, मोदी पॉपुलेशन पे बिल कब लाएगा, नसबंदी कब करेगा, ये कब करे। वो जो कर रहा है उससे ज्यादा स्पीड से कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को समझते हैं कि उसके पास ताकत है, वो सब मिनटों में कर देगा। 1000 साल की गंदगी है और अंदर से चैलेंज है। मिलना ता मिले आके
मित्तरां तो की लैना है मित्तरां तो मिलन ते आ जावां डर लगदा है छितरां तो मिलन ते आ जावां डर लगदा है छितरां तो। किसान ऐसी क्या चीज है जो किसान को नापसंद है इसमें? इसमें ये है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है नहीं चाहिए सर, उसमें है क्या? वहाँ पे सरकार ने कब बोला कि जो आपकी एपीएमसी सरकारी मंडियां हैं वो बंद करी जा रही हैं? तो बंद करी जा रही हैं। कहाँ बोला है? बोला है ना। कब बोला है? बोला है इस बिल में है सारा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप जानते हो, क्या लगता है कि वो किसान के लिए नुकसानदायक है? कभी ऐसा लगा कि जमीन चली जाएगी आपकी? अरे नहीं सर, ये तो बरगलाने वाली बातें हैं। कौन कह रहा है, किसने छीन लिया? हमारा मतलब है सिर्फ कंपनी से फसल का, जैसे हमारी सब्जी है ये, इससे ही तो बातचीत हमारी, जमीन से तो कोई मैटर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ये होता है कि भाई आपकी जमीन ले लेंगे? वैसे ऐसा तो मेरे साथ तो कभी कुछ हुआ नहीं है जी। अच्छा। कभी कुछ हुआ नहीं है, नया होगा भी नहीं। बहुत सारी कंपनियां, अब मैं कंपनियों के नाम गिनवाऊं तो आपको कई सारी कंपनियां मेरे से जुड़ी हुई है। मेरा तो इतना ही तो मतलब होता है, आए भाई मेरे को ये सब्जी चाहिए, मेरे को 2 रुपए की बचत दिख रही है, मैंने कंपनी को दे दी। अच्छा। मंडी में जाने को मेरे को ज्यादा खर्चा आ रहा है, मेरे ये सारा माल खेत से ही उठ रहा है, तो मैं तो खुश हूँ, कंपनी को माल देके खुश हूँ। अच्छा, मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के कहता हूँ, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जो अब जीवित नहीं है, उनका नाम था चंद्रशेखर। एक बार मैंने उनसे ये बात की जो आपने मुझसे की कि कृषि को लाभकारी क्यों नहीं बना सकते, क्या मुश्किल है, आसान काम है। तो उन्होंने कहा आसान तो है, बनाना भी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ कानून में फेरबदल करने की जरूरत है। एक एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट है, उसको हटा दो, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी, आराम से हो जाए। फिर मैंने कहा क्या मुश्किल है? उन्होंने कहा हमें मुश्किल एक ही है कि अगर ये लाभकारी मूल्य में आ गए सारे किसान तो इनकी गरीबी खत्म। ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे, हमारी राजनीति नहीं चलेगी, हमको माला कौन डालेगा, हमारी जय जयकार कौन करेगा, हमारी जिंदाबाद कौन करेगा, ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे जैसे हो जाएंगे। फिर इसलिए हम चाहते हैं कि ये गरीब के गरीब ही रहें, इसलिए हम नहीं चाहते कि इनको लाभकारी मूल्य मिले। तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं? उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं, सभी प्रधानमंत्री यही कहते हैं, बस अंतर इतना है कि मैं खुल के कह रहा हूं, बाकी पर्दे के पीछे कहते हैं। तो कोई सरकार नहीं चाहती कि गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म हो, क्योंकि उससे उनका आधार ही खत्म होता है। उनका तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, वो खत्म नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो इसी व्यवस्था को चलाना चाहते। अब आपके ऊपर है कि आप इसको ताकत लगा के खत्म कर दें तो व्यवस्था आपके हिसाब से चलेगी। ये हमारे लिए है मुख्य बात समझनी, बहुत आसान है, कृषि लाभकारी हो सकती है। आप सिर्फ इतना कर दो कि जैसे उद्योगपति अपने कोई भी उत्पाद का भाव तय करता है, वैसे किसान अपने हर उत्पाद का भाव खुद तय करेगा, बस बात खत्म हो गई। उसको जो लगता है गेहूं बेचेगा उस भाव में, उसको जो लगता है चावल बेचेगा उस भाव में। अगर जूता बनाने वाला मोची अपने जूते का भाव तय कर सकता है तो गेहूं पैदा करने वाला किसान क्यों नहीं कर सकता अपने गेहूं का भाव तय? अपने हिसाब से तय कर लेगा, जिसको खरीदना खरीदे, नहीं खरीदना ना खरीदे। जैसे जूता होता है, चप्पल होता है, टूथपेस्ट होता है, टूथब्रश होता है, इनके भाव सरकार तय करती है क्या? वो अपने भाव खुद तय करते हैं। किसान को भी छोड़ दो, अपने भाव तय कर लेगा। ईमानदारी साहब की ताकत कहां चली गई जब इसी मुल्क के बॉर्डर से लगता हुआ एक मुल्क है चीन, उसने कहा दाढ़ी आधी, पजामा नीचे, अजान बंद, मस्जिद खत्म, रोजा आधा और मोहम्मद का नाम रखा तो ऊपर। कितने मक्कार मुसलमान हैं, ये जोकर नहीं जाता कभी। ये कहे हिंदुस्तान में खड़े होकर के कि ईरान के अंदर, चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, यहां से कहोगे यहीं से उठवा लेगा वो। एक लफ्ज नहीं बोले, आपको जवाब देना आना चाहिए। ये जो ताकतें हैं जिन्होंने इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आड़ में इस देश को मुसलमानों ने खोखला कर दिया। केरला बन गया, कोई मुसलमान नहीं बोला।
एक अखलाक के साथ चंद गुंडों ने, चंद बदमाशों ने, चंद बेवकूफ लोगों ने र्यूमर के चलते या किसी गलतफहमी के चलते या थोड़ी देर के लिए मान लें किसी सही फहमी के चलते भी उसकी हत्या कर दी। इस देश की मेजॉरिटी ने कहा यह गलत है, उसको सजा हुई, वो जेल में है। बेईमान मुसलमानों, मक्कार, कितने बौने और कितने छोटे हो तुमने क्या किया? 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को, जहां मुसलमानों का राज था, आपने उनकी पूजा पद्धति के कारण मस्जिदों और कुरान का सहारा लिया। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपनी ही धरती से मार के भगा दिया। हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान, दाढ़ी वाला और बेदाढ़ी वाला, लिबरल, मॉडर्न, बॉलीवुड से लेकर के आसाम तक एक भी मक्कार मुसलमान नहीं निकला जिसने यह कहा हो कि भारत की धरती के ऊपर यह कैसे हो सकता है, कैसे इन कश्मीरी पंडितों को मारा गया, इनका कसूर क्या था, यह बताओ। एक नहीं खड़ा हुआ, चुपचाप हो गए, ये होने दिया। लेकिन बार बार बीच में निकल में आते हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, अभी तो शुरू हुई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप अपने फंडों को क्लियर रखें, किसी गफलत के शिकार ना हो। ये जो इस्लामिक आतंकवाद इस देश में है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनली, सोशली, पॉलिटिकली इस देश में बढ़ावा दिया गया है, ये जो घर वापसी आप कहते हैं, घर वापसी तो होनी चाहिए, लेकिन ये वो घर वाली वापसी जिसमें आप बिजी हो, उसमें मैं बिजी नहीं हूं। ये घर वापसी 1947 से होना शुरू हो गई है। अभी 35 पे 370 गया है, मंदिर वापस आया है। अभी काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है। इसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना है। इसके बाद में एंटी कन्वर्जन भी आना है कि जिनकी किताब ये कहती है कन्वर्ट करो, उनका दिल भर जाए। इस बार इतना कन्वर्ट करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। इसलिए आने वाले दिनों में बहुत सारे बिल तैयार हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा, चुनाव के हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव हार जाएं, लेकिन राष्ट्र नहीं हारना चाहिए। आप सब लोगों ने मेरी बातचीत सुनी और आखिर में सिर्फ इतना ही कहता हूं, सनातन के परिवार का हाथ पकड़ लीजिए, दुनिया में किसी के पैर छूने की हिम्मत जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप सभी के लिए मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है नीचे पिन कमेंट में, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोई एरर आता है, तो टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बनता है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।